नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, शैक्षणिक मैनेजमेंट की MCQ की जो श्रृंखला है उसका दूसरा टेस्ट आज आपके वीडियो में करवाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों। शैक्षिक जो प्रबंधन है, आपके जो फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम है टीचर वैकेंसी, उसमें जो पहला जो टॉपिक है उसका शैक्षिक प्रबंधन, कार्य संकल्पनाएं और सिद्धांत। तो ये टॉपिक अपना चल रहा था। इसमें एक टेस्ट पहले आपको करवा दिया गया है, जो कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहला टेस्ट है वो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक का दूसरा टेस्ट, जिसके साथ ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना वक्त को जाया करते हुए। आज के इस टेस्ट में बेहतरीन प्रश्न होने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कराए थे आपको इस टॉपिक के, और आज उसके आगे की कड़ी में लगभग 16-17 क्वेश्चन होंगे। इन 16-17 क्वेश्चनों में ये मान लीजिए कि आपके लगभग 50 से ऊपर प्रश्न जो समाहित होंगे। इस प्रकार से आपको इनको डिटेल की भी इसमें एक्स्ट्रा जो भी इसकी जानकारी है वो भी दी जाएगी। तो आज का जो पहला प्रश्न है मित्रों, विद्यालय का भौतिक संसाधन नहीं है। विद्यालय का भौतिक संसाधन नहीं है, पहला ये प्रश्न है। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि जो कि विद्यालय जो संस्थाएं होती है, तो इन संस्थाओं में 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 मानवीय संसाधन, और नंबर 2 भौतिक संसाधन। तो ये 2 प्रकार के संसाधन आपको बताए थे। डिटेल में हम इसके जो नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यालय का भौतिक संसाधन नहीं है ये बताना है आपको। देखिएगा, विद्यालय भवन, पुस्तकालय, श्यामपट्ट, लिपिक। तो आपको भौतिक संसाधन है वो इसमें से सिलेक्ट नहीं है वो करना है। यानी कि जो मानवीय संसाधन है आपको देखना है। विद्यालय भवन है, ये तो भौतिक संसाधन में आएगा दोस्तों। पुस्तकालय भी भौतिक संसाधन में, और श्यामपट्ट भी भौतिक संसाधन में। लेकिन जो लिपिक होता है वो कौन सी में आएगा? मानवीय संसाधन। कौन सा? मानवीय संसाधन। आपको बताया था मित्रों कि मानवीय संसाधनों में जो सजीव होते हैं वो आते हैं, और भौतिक संसाधन में निर्जीव होते हैं वो इसमें जो शामिल होंगे। अब देखिएगा, इसका सही उत्तर क्या है? लिपिक। 17वां प्रश्न देखिएगा, विद्यालय में भौतिक संसाधनों में शामिल है। अब ये जो भौतिक संसाधन है इसमें जो शामिल है वो आपको बताने हैं। अभिभावक, फर्नीचर, विद्यालय अभिलेख, प्रधानाध्यापक। तो चारों में से कौन कौन से भौतिक संसाधनों यानी कि जो निर्जीव है वो बताने हैं आपको। तो आपका एक तो ये हो गया फर्नीचर, और एक ये हो गया विद्यालय अभिलेख। ठीक है दोस्तों, एक हो गया फर्नीचर, एक विद्यालय अभिलेख। बाकी ये तो मानवीय संसाधन है, अभिभावक और प्रधानाध्यापक। तो ख और ग कौन सा आएगा इसका सही उत्तर? ख और ग। तो दोस्तों, एक आपको बता दूं कि जो आपके शैक्षिक प्रबंधन का जो टॉपिक लगता है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड आपके जीके पेपर में लगभग 15 प्रश्नों आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इनका, क्योंकि उसमें लिमिटेशन होती है पहले पेपर में क्वालिफाई करने की। तो ये 15 प्रश्न आपके लिए बेहतर रूप से आपको इनको तैयार करना है, ताकि आप इनमें लीड ले सको। उसी के लिए आपके जो टेस्ट सेट है ये करवाए जा रहे हैं। और इन सभी टेस्ट सेटों का जो आपको जो इनकी जो पाठ्य सामग्री है वो आपको मिलेगी दोस्तों। जीके हब नाम का अपना टेलीग्राम चैनल है, जीके हब नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ पर जाके उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आपको समय समय पर इन जो टेस्टों के जो पाठ्य सामग्री है
वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन इससे पहले आपको मैं थोड़ा भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन के बारे में थोड़ा और अपने चर्चा कर लेते हैं, ताकि परीक्षा में अपना सवाल है जो गलत ना हो। पिछले वीडियो में हमने इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया था आपको। वो क्वेश्चन ये था कि प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। किसी भी प्रबंधन में कितने प्रकार के जो संसाधन है वो पाए जाते हैं। तो आपको बताया गया था कौन कौन से, मानवीय और भौतिक। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, 2। अब ये देखिएगा कुछ उदाहरण है। मानवीय संसाधन में कौन कौन आएंगे, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, बालक, अभिभावक, लिपिक और कर्मचारी। इसी प्रकार जो भौतिक संसाधन होते हैं उसमें विद्यालय भवन यानी निर्जीव, टोटल के टोटल निर्जीव, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, श्यामपट्ट, फर्नीचर, खेल का मैदान, समय सारणी, विद्यालय अभिलेख, शैक्षिक सामग्री। तो ये सारे भौतिक संसाधन में काउंट किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा ये टेस्ट सेटों का जो आयोजन करवाया जा रहा है अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें लिखें भी और इसे शेयर भी अपने मित्रों के पास जरूर करिएगा। 18वां प्रश्न देखिएगा। 18वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि विद्यालय का स्मारक फलक किसे कहते हैं। विद्यालय का स्मारक फलक किसे कहते हैं, फर्नीचर को, समय सारणी को, खेल का मैदान, श्यामपट्ट। अब देखिएगा आपको मैंने एक बात बताई थी पिछले वीडियो में। वो क्या बताई थी कि जैसे कोई भी विद्यालय है उसमें कर्मचारी होंगे तो कुछ ऐसे भी कर्मचारी होंगे जो आलसी होते हैं, ठीक है, और कुछ अच्छे भी होते हैं, तो कुछ आलसी होते हैं। दिक्कत उन्हीं को होती है। वो कैसे, जैसे प्रधानाध्यापक है संस्था के अंदर, तो उन्होंने समय सारणी को पूरे अनुशासन से यानी पूरे रूल से लागू किया कि उक्त कर्मचारी को टाइम टू टाइम आना है और टाइम का पूरा मैनेज रखना है। तो जो आलसी कर्मचारी होंगे उनको झटका लगेगा। क्या लगेगा, झटका। उनको थोड़ा गुस्सा आएगा तो झटका लगेगा। तो इसी से आपको ये याद रखना है कि स्पार्क प्लग किससे झटका लगता है, ये स्पार्क करने वाला प्लग है। ये क्या है, समय सारणी। अगर समय सारणी को पूरे अनुशासन से पूरी दृढ़ता से इसको लागू अगर प्रधानाध्यापक करता है तो कर्मचारियों को क्या लगता है, झटका लगता है। स्पार्क क्या होता है, स्पार्क होता है, यानी झटका लगता है, स्पार्क प्लग। तो सीधा सा आपका उत्तर हो जाएगा कि विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है, समय सारणी को। 19वां, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, किसने कहा था। तो दोस्तों भारत का जो भविष्य है उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, किसने कहा था, मुदालियर आयोग, यशपाल समिति, राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कोठारी आयोग। जो इस आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1964। इसमें आप याद रखिएगा 1964 में एक आयोग बना था जो स्कूली शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। दौलतराम जो कोठारी थे इसके अध्यक्ष, और इन्होंने 1966 के अंदर इस आयोग की रिपोर्ट दी थी जिसमें 23 सिफारिशें दी थी स्कूली शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए। तो आपको याद करना है कि ये किसने कहा था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। अब याद कैसे करेंगे कि किसने कहा था, सीधी सी बात है दोस्तों 1964 की तो बहुत पुरानी बात हो गई। क्या हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई। तो उस समय के विद्यालय वगैरह ये इतने, मान लो आज के इतने हाई फाई नहीं होते थे। तो उस समय छोटे छोटे जो कच्चे कमरे होते थे दोस्तों, कच्चे कमरे होते थे। अब कच्चे कमरे तो उनको कच्चे कमरों को ग्रामीण भाषा में कोठे बोलते थे, आपने सुना होगा, कोठे। क्या बोलते थे, कोठे। तो कोठे से क्या बनाना है आपको, कोठारी। किसने कहा था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, इसलिए ये कोठे है ना जो, ये नष्ट करके अच्छे विद्यालय भवन बनाइए,
अच्छे कक्षा कक्ष बनाइए। किसने कहा था? कोठारी आयोग ने। किसने कहा था? कोठारी। तो ये कोठे वाली बात आप याद रखना। ये छोटे छोटे जो कच्चे मकान होते थे उनको कोठे कहते थे पहले के टाइम में। तो उनको नष्ट करके या उनको तोड़ करके वहां पर अच्छे कक्षा भवन है जो पक्के निर्मित किए जाएं। तो ये किसने कहा था? कोठारी आयोग ने। अब आपको याद हो गया होगा अच्छे से कि ये जो कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये जो कथन था ये कोठारी आयोग का था। इसके अलावा थोड़ा आपको ये भी याद रखना है, इससे पहले की वीडियो में हमने काफ़ी इसके बारे में चर्चा भी की थी। विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं? विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं? शिक्षक या अध्यापक? शिक्षक या अध्यापक को विद्यालय का नाड़ी तंत्र कहते हैं। विद्यालय का स्पारक पलक जो अभी हमने पढ़ा, समय सारणी। विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहते हैं? प्रधानाध्यापक को। विद्यालय का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी होता है। विद्यालय का हृदय, विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? पुस्तकालय को। हमने कल की वीडियो में ये भी पढ़ा था कि प्रबंधन का जो हृदय, प्रबंधन का हृदय वो थोड़ा अलग था, ध्यान रखना उसका। प्रबंधन का हृदय वो क्या बताया था आपको? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। और विद्यालय का हृदय पूछे तो आपका उत्तर होगा पुस्तकालय। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। 20वां प्रश्न आपके सामने है। अब ये पहले टॉपिक में आपको लगभग 32 प्रश्न करवाए जाएंगे मित्रों। तो ये मान लो कि ये 32 प्रश्न नहीं, ये 100 प्रश्नों का मसाला है, क्योंकि हर प्रश्न के साथ कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ। तो एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न समाहित हो जाते हैं। 20वें प्रश्न में क्या है कि जे हार्टले ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए? जे हार्टले ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए? तो दोस्तों 2, 3, 4 और 5। सही कौन सा है? उत्तर होगा 3। जे हार्टले ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए? 3। अब है कौन कौन से ये देख ले थोड़ा थोड़ा। अदा यानी इनपुट, 2 नंबर प्रक्रिया यानी इनपुट, नंबर 3 प्रदा यानी आउटपुट। ये इनपुट जो ये यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस होगा दोस्तों, प्रोसेस। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है। अब जो इनपुट है यानी हिंदी में इसको अदा कहते हैं। प्रबंधन के जो 3 जो प्रमुख तत्व बताए इन्होंने, अदा में क्या क्या आएगा थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है। इसमें जो भी अप्लाई करेंगे अपन वो सारी चीजें आएगी। अदा भवन, फर्नीचर यानी मानवीय और जो भौतिक संसाधन है वो टोटली इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। खेल मैदान, प्रधानाध्यापक, प्रशासक, अध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षण अधिगम सामग्री, नवाचार, तकनीकी आदि, तो ये अदा के अंदर शामिल होंगे। और जो प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है उसमें वित्तीय विभाजन, जो संस्थाओं में वित्त का विभाजन है, क्या खरीदना है क्या बेचना है, क्रय विक्रय, जो भी विकास, संचार और कार्मिक कार्यालय प्रबंधन, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो ये प्रक्रिया यानी प्रोसेस में आएगी। और प्रदा में क्या होगा? जो आउटपुट होगा, जिससे प्रबंधकीय उपलब्धियां क्या हासिल हुई, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, ये सारे जो उपलब्धियां हैं दोस्तों, अभिरुचि, तर्कपूर्ण चिंतन, प्रबंधकीय नियंत्रण, ये सारी चीजें प्रदा यानी आउटपुट में गिनी जाएगी। तो जे हार्टले ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए? 3। 21वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है, हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? कितने सिद्धांत बताए थे हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के? 13, 14, 15 और 16। तो सही उत्तर क्या होगा? 14 दोस्तों। अब यहां पे ध्यान रखना थोड़ा सा, आपको इन सिद्धांतों के बारे में अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। 14 सिद्धांत दिए थे फेयोल जी ने, फेयोल महोदय।
कितने दिए थे? 14। एक थे लूथर गुलिक, एक थे लूथर गुलिक, इन्होंने कितने सिद्धांत दिए थे? 10। ये अच्छी तरह याद रखना, जो फेल होने वाला बंदा है वो ज्यादा बार ट्राई करता है, इसलिए जो ज्यादा सिद्धांत दिए फेल ने दिए, फेल यानी फेल। और जो गुल्लिक महोदय इन्होंने 10 सिद्धांत दिए, जो अपन घर में बचत का जो गुल्लक होता है उसमें डेली 10 रुपये आप डालते जाओ 10-10 रुपये, तो आपकी अच्छी खासी जो इकट्ठी इनकम यहाँ पे जनरेट हो जाएगी एक्स्ट्रा। तो गुल्लक में कितने रुपए डालने? 10 रुपये डेली। कितने डालने? 10। तो इन्होंने सिद्धांत कितने दिए थे? 10। और फेल होने वाले यानी फेल महोदय इन्होंने 14 जो सिद्धांत दिए सबसे ज्यादा। ठीक है मित्रों, अब अगली स्लाइड में हम हेनरी फेल के जो प्रबंधन के 14 सिद्धांत है उनके बारे में संक्षिप्त थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिएगा, हेनरी जो फेल महोदय इनके द्वारा जो 14 जो प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए थे, हालांकि ज्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन नाम तो आपको जरूर याद होना चाहिए कि ये नाम के सिद्धांत है, क्योंकि पिछली परीक्षा में इससे सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फेल का नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा नाम जरूर आपको याद रखना है। फेल ने अपनी पुस्तक जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये इनकी पुस्तक है, ये याद कर लेना अच्छी तरह से। 14 सिद्धांत ये कौन कौन से? नंबर 1 कार्य का विभाजन यानी विशिष्टीकरण का सिद्धांत, यानी संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटना चाहिए। विशिष्ट तरीके से क्या है कि संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटना चाहिए, कार्य का विभाजन। दूसरा अधिकार एवं उत्तरदायित्व, उत्तरदायी व्यक्ति को कार्य सौंपना चाहिए। ठीक है, अर्थात अधिकार या सत्ता किसी उत्तरदायित्व को पूरा करने का माध्यम है। तीसरा है अनुशासन, नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। 4 नंबर आदेश की एकता, एक अधिकारी यानी एक आदेश, एक अधिकारी, एक कर्मचारी को एक अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। कोई भी आदेश है किसी संस्था में वो एक ही अधिकारी से मिलने चाहिए। ऐसे नहीं कि अलग अलग आदेश देंगे तो थोड़ा बैलेंस है वो प्रबंधन का समन्वय वो टूट जाएगा। आदेश की एकता। 5वां जो सिद्धांत इन्होंने दिया निर्देश की एकता। आदेश की एकता और निर्देश की एकता दोनों अलग अलग है। 1 हेड 1 प्लान, एक अधिकारी एक योजना। 6 है दोस्तों व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता। सामान्य हित को क्या करना है? वरीयता देनी है। 7 नंबर वेतन यानी कि पारिश्रमिक, कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। 8वां है दोस्तों केंद्रीयकरण, छोटे छोटे संगठनों में केंद्रीयकरण होना चाहिए। बड़े संगठनों में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो क्या है दोस्तों छोटे छोटे संगठनों में तो क्या है विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और बड़े संगठन है उनमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। 9 नंबर है सोपान श्रृंखला यानी फ्यूल पूल। प्रत्येक संस्था में उच्च पद से लेकर निम्न पद तक फैली अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकारों की श्रृंखला होती है, जिसे फ्यूल पूल कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है इसका थोड़ा। 10वां है जो व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति का उचित स्थान होना चाहिए। 11वां समानता, सभी के प्रति समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार इनका 12वां सिद्धांत है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। किसी भी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के पद की सुरक्षा व स्थायित्व होना चाहिए। 13वां है दोस्तों पहल, ये भी ध्यान रखना इसका, आ सकता है परीक्षा में। कर्मचारियों को अपनी योजना प्रस्तावित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि स्वतंत्र निर्णय जो कर्मचारी वो ले सके किसी भी योजना में। 14वां है दोस्तों सहयोग की भावना, यानी संगठन के लोगों के मध्य आपसी एकता और सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो ये हेनरी फेल महोदय ने जो प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे, इनके नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। 2-4 इसमें खास है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कौन कौन सा? जैसे एक तो मैंने आपको बताया पहल वाला, ये ध्यान रखना है इसका। और एक सोपान श्रृंखला, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीयकरण वाला, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो आदेश की एकता, ये भी महत्वपूर्ण है। और कार्य का विभाजन, तो ये ज़्यादा इसमें थोड़ा ध्यान देना है इनका।
तो चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको मैं बोल रहा था कि वीडियो में शेयरिंग और कमेंट और लाइक ये तीनों चीज़ों में जो कॉम्बिनेशन है ये खूब अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे को कुछ मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर जो टेस्ट सेट है आपके लिए ला सकें। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर 22वां जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है कि लूथर गुलिक के अनुसार आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व शामिल हैं। लूथर गुलिक ने क्या है, आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व शामिल हैं। तो गुलिक महोदय ने जो संप्रदाय दिया था दोस्तों, कौन सा संप्रदाय दिया था, लूथर जो गुलिक ने दिया था, जो आपने पढ़ा होगा पोस्ट कोरब। इसमें कितने तत्व है, 1 2 3 4 5 6 और 7 तत्व। तो आपका 7 ऑप्शन सही होगा। और इसके अलावा जो फ्योल महोदय ने दिए 5 तत्व थे उनके सिद्धांत में, POC CCCC, तो इसमें 5 थे टोटल। 23वां प्रश्न देखिएगा, शिक्षण के सत्तावादी स्तर की विशेषता नहीं है वो बताना है आपको। विद्यार्थियों की सहभागिता अधिक होती है, तो सही है। रटने पर बल देता है, ये भी सही है। यहाँ ध्यान रखना ये सत्तावादी है तो इसका मतलब सीधा का सीधा है ये शिक्षक केंद्रित है, ये विद्यार्थी केंद्रित नहीं। सत्तावादी जहाँ नाम आ जाए वहाँ होगा शिक्षक केंद्रित। क्या होगा, शिक्षक केंद्रित। और अगर प्रजातांत्रिक जो सत्र अगर यहाँ दिया होता तो सीधा वो विद्यार्थी केंद्रित होता। तो यहाँ सत्तावादी स्तर की विशेषता नहीं है वो पूछ रहा है, ठीक है। विद्यार्थियों की सहभागिता अधिक होती है, ठीक है। रटने पर बल दिया जाता है, ये भी ठीक है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है, ये भी सही है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ दिया जाता है महत्व, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें जो उत्तर इसका जो होगा है ऑप्शन। अब देखिएगा 24वां प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है। 24वें प्रश्न में हेनरी फ्योल के विशिष्टीकरण के सिद्धांत का संबंध किससे। हेनरी फ्योल का जो विशिष्टीकरण का सिद्धांत था इसका संबंध किससे। जो इनका पहला ही सिद्धांत पढ़ते हैं ना, कार्य विभाजन, इसका संबंध किससे है, कार्य विभाजन। यानी विशिष्टता के आधार पर कार्य का विभाजन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये विशिष्टीकरण का सिद्धांत का संबंध किससे है, कार्य विभाजन। 25वां प्रश्न देखिए, शैक्षिक प्रबंधन का गुण नहीं है। मतलब यहाँ पे गुण या प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। प्रकृति के बारे में अगली स्लाइड में हम अच्छे तथ्य आपको बताएंगे, वो आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। काफ़ी किताबों से जोड़ तोड़ कर इनको इकट्ठा किया गया, आपको कुछ नहीं करना, आपको नोट करना है बस और याद करना। निम्न में से शैक्षिक प्रबंधन का गुण नहीं है। देखिए शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान, ये सही है, कला और विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन सतत गत्यात्मक और गतिशील प्रक्रिया, ये भी सही है। सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी हर संस्थान में पाई जाती है, इसलिए सार्वभौमिक है। यह केवल अमूर्त प्रक्रिया, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि केवल यानी सिर्फ अमूर्त है। ये अमूर्त नहीं है सिर्फ, ये मूर्त और अमूर्त दोनों है, मूर्त और अमूर्त दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन होता है जो वो मूर्त और अमूर्त दोनों है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये इसमें गलत हो गया। अगला देखिएगा 26वां, निम्न में से शैक्षिक प्रबंधन का गुण नहीं है। यहाँ भी प्रकृति से संबंधित बात पूछी गई है शैक्षिक प्रबंधन की। यह निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है दोस्तों, 100%। शैक्षिक प्रबंधन परिणाम उन्मुखी प्रक्रिया है, ये भी सही है।
शैक्षिक प्रबंधन एक आयामीय होता है। यहाँ पर गलत हो गया मित्रों, शैक्षिक प्रबंधन है वो बहुआयामी होता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, ये भी सही है। तो इसमें जो प्रश्न का उत्तर होगा स ऑप्शन इसमें टिक करिएगा। अब हम दोस्तों जो प्रकृति से संबंधित शैक्षिक प्रबंधन के जो गुण या प्रकृति से संबंधित आपको दो प्रश्न जो दिए, एक ये प्रश्न था, एक ये प्रश्न था। अब प्रकृति से संबंधित मैंने कम से कम 14-15 इसमें आंकड़े जो इकट्ठे किए हैं वो आप जरूर अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, प्रकृति या विशेषताएं जो जितने भी आ सकते हैं ना आपके परीक्षा में, वो सभी इसमें शामिल कर दिए और 100% यहाँ से प्रश्न छपने की पूरी संभावना है। काफी बार प्रकृति से संबंधित यानी शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति से संबंधित प्रश्न छपा है दोस्तों। अगर ये प्रकृति से संबंधित प्रश्न आता है तो इन ऑप्शन से बाहर नहीं जाएगा, बस ये हमारा विश्वास है। पहला देखिए, शैक्षिक प्रबंधन कला है, शैक्षिक प्रबंधन विज्ञान है। शैक्षिक प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में केवल प्रबंधन कला है, प्रबंधन केवल कला है, ये दे दे तब गलत हो जाएगा। केवल शब्द नहीं आना चाहिए या सिर्फ नहीं आना चाहिए, दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। अगर सीधा दे दे कि शैक्षिक प्रबंधन कला है तो सही है, अगर केवल कला है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कला और विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता है, तो इसमें तो शिक्षा का समस्या का जो समाधान है वही होगा। शैक्षिक प्रबंधन सतत यानी लगातार गत्यात्मक गतिशील प्रक्रिया, ये भी सही, ठीक है। यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय पाया जाता है। यह अमूर्त प्रक्रिया है दोस्तों। अमूर्त, अगर यहाँ शुरू के अंदर केवल अमूर्त देगा तो गलत होगा, नहीं तो ये सीधा अकेला दिया है सीधा कि यह अमूर्त प्रक्रिया है तो ये सही रहेगा। मूर्त प्रक्रिया सही रहेगा। यह निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया है, ये भी सही है। शैक्षिक प्रबंधन परिणाम उन्मुखी प्रक्रिया है। इसी प्रकार कुछ और प्रकृति की इसकी विशेषताएं देखिएगा। शैक्षिक प्रबंधन में विद्यालय के समस्त मानवीय और भौतिक संसाधनों का अधिकतम उचित उपयोग किया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक संगठित और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को रोकता है। शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्थित अनुशासनात्मक प्रक्रिया है, ये बहुआयामी होता है, अभी आपको बताया था। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और गतिशील और परिवर्तनशील है। निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया है। संगठन के सभी स्तर पर आवश्यक है ये शैक्षिक प्रबंधन, और ये सामूहिक प्रयास है। क्या ये व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, सामूहिक प्रयास है। शैक्षिक प्रबंधन में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अधिकार, कर्तव्य और कार्यों का विभाजन पाया जाता है। तो ये शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति या विशेषताएं कंप्लीट, इसमें पूरा मसाला है, जो जितना भी था वो इसमें डाल दिया। अब आप नोट कर लेना, आपकी जिम्मेवारी है। चलिए दोस्तों 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? शैक्षिक प्रबंधन में 4P की अवधारणा किसने दी? 4P की अवधारणा दोस्तों किसने दी थी? लूथर गुलिग, जेवी सीयर्स, जेडी मोने और हिलकर्ट। तो सही उत्तर होगा लूथर गुलिग। इन्होंने संगठन के 4 आधार बताए थे, यानी 4P बताए थे। अब वो P कौन कौन से हैं दोस्तों? उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान या क्षेत्र। यानी कि अब देखिएगा यहाँ पे उद्देश्य ये पर्पज, ये प्रक्रिया है यहाँ प्रोसेस है, ये व्यक्ति यहाँ पर्सन है, और स्थान है ये पैलेस है। P से पैलेस, P से पर्सन, P से प्रक्रिया जो प्रोसेस, और P से पर्पज। ठीक है दोस्तों, तो ये 4P है। ये 4P की अवधारणा किसने दी थी? गुलिग महोदय ने।
गुलिक महोदय ने। अब देखिएगा अगला प्रश्न देखिए, शैक्षिक प्रबंधन में जेड सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उर्विक ने। जेड सिद्धांत किसने दिया था? उर्विक महोदय ने। 29वां, ये आप थोड़ा नाम ही याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक के सिद्धांत है वो अच्छे से याद कर लेना। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत। अब प्रजातांत्रिक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, सत्तावादी नहीं पूछ रहा, बस प्रजातांत्रिक। व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायी, निर्णय दृढ़ता, एक तंत्रीय निर्णय करना। तो प्रजातांत्रिक में क्या होगा? सहभागी उत्तरदायित्व। ये जो होते हैं व्यक्तिगत कार्य करना, निर्णय दृढ़ता से निर्णय लेना, एक तंत्रीय निर्णय करना, ये किस में आते हैं दोस्तों? सत्तावादी में। किस में आते हैं? सत्तावादी। तो दोस्तों इसके बाद जो अगली स्लाइड है उसमें आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपको इस शीटों में करवाए जा रहे हैं। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा। तो इस स्लाइड में दोस्तों ये 29 प्रश्न तक ही है, एक दो और बचेंगे, वो आपको सीधे इस वीडियो के नीचे जो 2 क्वेश्चन और थे वो इस वीडियो के नीचे आपको शेयर कर देंगे दोस्तों। तो आपको बता रहा था दोस्तों कि जो शैक्षिक प्रबंधन का जो टॉपिक है, शैक्षिक प्रबंधन का जो टॉपिक है, इसमें जो हम आपको करवा रहे थे जितने भी क्वेश्चन, ये क्या है कि इनसे संबंधित जो जानकारी है वो हमारी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। जीके हब नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इन जो शैक्षिक मैनेजमेंट के सेट पेपर, टेस्ट पेपर है, इनके बारे में समस्त जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे। इससे आगे के जो टॉपिक, दूसरा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन का, उनके MCQ लेकर। जय हिंद, जय भारत।